बीबीसीआई चैनल सामाजिक परिवर्तन की आवाज़ है। बीबीसीआई चैनल बहुजन द्रविड़ समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए समर्पित है। यह चैनल कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। यह बहुजन मूवमेंट को, बहुजन आंदोलन को सही दिशा देने के लिए यह कोई व्यावसायिक चैनल नहीं, बल्कि यह बहुजन द्रविड़ लोगों की स्वतंत्र आवाज़ है। इस चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपील करते हैं। आप अपना आर्थिक सहयोग नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ मौजूद बीबियाँ ते भ्राता, आज हम जो मनुष्य की मुक्ति के लिए, मानवता की मुक्ति के लिए जो हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, उसको हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ भारत की जो आत्मा है वो हमारे गुरुओं, भक्तों में बसती है और हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने हम सभी शिष्य हैं। मैं करीब 3000 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ गुरु की शरण में आया हूँ, गुरुओं की धरती में आया हूँ। तो मैं उतनी लंबी दूरी से मैं अपनी समस्या, अपना दुख बताने नहीं आया, बल्कि मैं चर्चा करने आया हूँ जो हमारी सामुदायिक समस्याएं हैं, जो हमारी सामुदायिक हमारी पीड़ा है, उस समस्या का समाधान क्या हो, हम उसके विषय में चर्चा करने आए। इस देश में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2000 वर्षों से मानव गरिमा और समानता के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। तो भारत के अलावा दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो इतने लंबे दौर तक मानवीय गरिमा और समानता के लिए संघर्ष किया हो। तो अगर देखा जाए तो मानवता के लिए सबसे सुरक्षित जगह पंजाब में आप रह रहे हैं। इसलिए शायद आपको नहीं पता कि पंजाब के बाहर के जो स्टेट्स हैं वहाँ मानवीय गरिमा और उसके स्वाभिमान के लिए कितना उनका जो है तो अपमान होता है, कितना उनको कुचला जाता है। Whoever coming from outside of this Punjab, they may see this land as like a heaven. तो जो भी पंजाब से बाहर का व्यक्ति पंजाब आता है वो इस धरती को एक स्वर्ग की तरह देखता है। तो पंजाब के बाहर आज भी जो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है वो काम करती है, लेकिन पंजाब के अंदर हमारे गुरुओं की वजह से यहाँ वो जातिवाद आज देखने को नहीं मिलता। यहाँ चूंकि यहाँ की समस्याएं दूसरी है, यहाँ पानी की समस्या है, जमीन की समस्या है, खेती से संबंधित समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप पंजाब के बाहर जाएं तो वहाँ हर दिन आपको जात के नाम पे उत्पीड़न, जात के नाम पे किसी का मर्डर, किसी का रेप, बलात्कार, इस तरीके के पंजाब के बाहर इस तरीके की जो जाति का जो एक जात के आधार पे एक जो अन्याय अत्याचार की एक परंपरा चली आ रही है। लोगों को शायद ये पता नहीं है कि जो हमारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में, हमारी गुरुओं की वाणियों में। तो यहाँ भारत में पूंजीवादी राष्ट्रवाद भी है, लोकतंत्रवाद भी है और पारंपरिक मार्क्सवाद भी है। यहाँ तक कि यहाँ ईसाई और इस्लाम भी है। लेकिन ये सारे जितने इज़म है और जितने धर्म है, इस देश में जाति किस हद तक लोगों का उत्पीड़न करती है उसको समझ पाने में असफल रहे। तो जाति की समस्या के बारे में जितने भी इज़म हैं, इन्होंने किसी ने समाधान नहीं दिया। यहाँ तक कि ये उस मुद्दे को टच करने से भी डरते हैं।
लेकिन सिखी एक ऐसी मार्ग है जो खुल के ब्राह्मणवाद का विरोध करती है और जातिवाद का कंडम करती है। यहाँ तक कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है उसमें दर्ज गुरुओं भक्तों की बानियों में बहुत सारी बानियां ऐसी हैं जो जातिवाद के खिलाफ बात करती हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करती हैं, और वो उनसे पता चलता है कि जो जातिवाद है वो कितना इस देश के लोगों को कितना उत्पीड़न करता है जातिवाद। अगर आपके शरीर में कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, तो उसको ढक के छिपा के रख के उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमारे देश में जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक समस्या है उसके एकमात्र जिम्मेदार इस देश में जाति व्यवस्था है, और इस देश में सिखी ही एक ऐसा मार्ग है जो इस जाति व्यवस्था को खुल के इसके खिलाफ, इसकी बुराइयों के खिलाफ बात करता है और एक समाधान की ओर लेके जाता है। तो मैं समझ रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं कह रहा हूं वो आप लोग समझ रहे होंगे, और चूंकि ये लाइव प्रोग्राम है तो हमारे जो तमिलियंस भाई हैं उनको इस प्रोग्राम से, हमारी जो ये स्पीच है इसके माध्यम से उन्हें ये समझने का मौका मिलेगा कि सिखी एक्चुअल में है क्या। तो सिखी में एक मजबूत विचार और एक व्यवहार है किसके, ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस देश में सिखी एकमात्र ऐसा मार्ग है जो अपने वैचारिक रूप में सबसे मजबूत है। तो सिखी के अलावा इस देश में ऐसी और कोई विचारधारा नहीं है जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुल के बात करता हो। तो हमारे जो प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं वो सामाजिक परिवर्तन के जनक थे। मानता है, छुआछूत मानता है, और एक तरफ हमारे गुरु साहिबान हैं जो जिन्होंने जात के आधार पे किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये जो गुरुओं का मार्ग है ये समानता का मार्ग है। तो एक तरफ हिंदू जाति व्यवस्था है जहां जिन तथाकथित शूद्रों को उनसे भी अछूत बना के रखा गया, छूने में भी उन्हें पाप लगता था। वहीं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे 10वें पातशाह, एक अछूत जो वो भाई जैता सिंह, जिनको बाद में बाबा जीवन सिंह नाम से जाना गया, वो वाल्मीकि कम्युनिटी जिसको भंगी समुदाय कहते हैं उसमें पैदा हुए थे। भाई जैता सिंह को उन्होंने अपना रंगरेटा गुरु का बेटा, अपना भाई, अपना जो गुरु, उनके जो 4 साहिबजादे थे, 5वें साहिबजादे के तौर पे उनको बोला कि ये हमारा 5वां बेटा है, रंगरेटा गुरु का बेटा। तो ऐसे समानता के साथ, ऐसे प्रेम के साथ जो नीच से नीच माने गए लोग थे उनको गले लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु करते हैं, हमारा जो पंथ है वो करता है। तो जिस तरीके से हम संगत और पंगत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ऐसी परंपरा लेके चलता हो। और ये जो दो तरीके हैं ये हमारे सबसे सशक्त तरीके हैं। मैं तमिलनाडु का हूं और हमारा पड़ोसी राज्य केरल है। तो मैं एक घटना, बहुत दिनों की घटना नहीं, 18वीं 19वीं सदी तक वहां पे शेड्यूल कास्ट की बहुत सी जातियां थी जिन्हें अनसीएबल घोषित किया गया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो वहां के ब्राह्मण थे उन्होंने उन्हें अनसीएबल घोषित किया था कि उनको देखना भी पाप है। अगर वो किसी ने उनको देख लिया तो समझिए पाप लग गया। तो वो जो वहां के हिंदू मंदिर थे आसपास से वो गुजर भी नहीं सकते थे। तो 1924 में उस व्यवस्था के खिलाफ केरल में आंदोलन शुरू हुआ। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ये बात पंजाब के सिख संगत को पता चली तो यहां से करीब 30 से 35 सिख वहां गए
वो बाइकॉम आंदोलन को सपोर्ट करने, और वहां पे उन्होंने लंगर शुरू किया। वो आंदोलन करीब 606 दिन चला, जिसमें करीब 350 दिन वहां सिखों ने अपनी सेवा दी। और वो आंदोलन उस सेवा की वजह से कामयाब हुआ। बाद में नए रूल रेगुलेशंस बने, वो व्यवस्था खत्म की गई। और ये बात वहां पे गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सिखों का यहां क्या काम। तो हमें समझना चाहिए कि आज से 150-200 साल पहले पंजाब से लोग चल के एक दूसरे छोर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरल, ये इंड है देश का, तो हमारी सिखी का प्रचार प्रसार इतनी दूर दूर तक था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो सिख भाई हैं वो पंजाब से बाहर जाके गुरुओं की बातों को प्रचारित करने का काम उतनी मजबूती के साथ नहीं करते। तो जो 90वें पातशाह है श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, जब वो सिखी के प्रचार के लिए निकले तो उस समय गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब बिहार में, और वो उदासी पे थे, इधर असम तरफ की उदासी पे थे। उनको जानकारी मिली, वो नहीं वापस नहीं आए। 4 साल की उदासी पूरी करने के बाद वो आए जब वापस, तब उन्होंने अपने बेटे की शक्ल देखी थी। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे जो भारतीय, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है, उसमें सिखी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 4 साल लगातार मेहनत की। और उस 4 साल के दौर में उन्होंने अपने परिवार को देखा तक नहीं। तो वो जो 4 साल की उदासियां थी श्री गुरु तेग बहादुर जी की, उसका नतीजा यह था कि सिखी का प्रचार प्रसार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। और 1699 में जब 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में एक सभा बुलाई, तो उसमें करीब 80,000 लोग इकट्ठा हुए। और वो जो 80,000 लोग थे वो पूरे देश से पहुंचे हुए लोग थे, पूरे देश से चल चल के आए थे। और इतनी संख्या में पहुंचे, इतने दूर दूर से लोग पहुंचे, जिनमें से 5 लोगों का चुनाव करके गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे नाम दिया, खालसा पंथ सजाया। उनमें से एक थे उड़ीसा पुरी के, दूसरे थे बीदर जो उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, अभी कर्नाटक में है, तीसरे द्वारिका से थे गुजरात, चौथे दिल्ली इंद्रप्रस्थ एरिया से थे, और 5वें लाहौर। तो अगर देखा जाए तो उस दौर का जो अनडिवाइडेड पंजाब था, अविभाजित पंजाब था, उसमें से एक थे और 4 उस पंजाब के बाहर से लोग थे। तो ये गुरु जो 90वें पातशाह गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जो उदासियां थी, जो सिख प्रचार प्रसार था, उसकी वजह से संभव हो सका था। और वो जो 1699 की जो ऐतिहासिक घटना है, गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे बनाए। वो पंच प्यारे जो थे, वो जिनको ब्राह्मणवादियों ने निम्न जातीय कहा था, उन्हीं में से वो लोग थे, कोई दूसरे नहीं थे। और उस 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पे जाति की पूंछ काटने का काम किया। उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद कोई अपनी जाति का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो पुरुष हैं वो अपने नाम के साथ सिंह लगाएंगे, और जो हमारी बीबियां हैं, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने नाम के साथ कौर लगाएंगी। वहां से उन्होंने ये जो जाति की परंपरा है उसको खत्म करते हुए उन्होंने लोगों को गले लगाया। हमारे पास हमारी जो गुरुओं का संघर्ष रहा है वो इतिहास के रूप में हमारे सामने है, और हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में एक मजबूत विचार है।
तो आज हम कंप्लीट है, हमारे पास विचार की ताकत भी है और हमारे पास इतिहास भी है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो वहां सिर्फ कथाएं हैं, पौराणिक बातें हैं और कुछ नहीं, कोई इतिहास नहीं, सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं। लेकिन जो सरकार है वो आज वो कपोल कल्पित बातों को दोहराने के लिए बार बार लोगों को प्रेशराइज करती है, लोगों के अंदर ये बात घुसेड़ने का काम करती है कि आप झूठ पाखंड की जो बातें हैं उनको फॉलो करो। तो हमारे पास इतिहास है और विचार भी है, लेकिन पंजाब के बाहर हमारे लोगों के पास ना तो मजबूत कोई विचारधारा है और ना कोई इतिहास है। तो ब्राह्मणवादी ताकतें उन्हें अपने अकॉर्डिंग ढालती हैं, लेकिन पंजाब के लोग जो हमारा विचार है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो निर्देश हैं उसके तरीके से पंजाब के लोग ढलते हैं, ये अंतर है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास जो इतिहास है वो हम लोगों तक प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो भगत हैं, भक्तों की परंपरा में गुरु नामदेव जी महाराज, तो जो ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो या इनके वेद पुराण हो, ये एक व्यवस्था देते हैं जिसको हम ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मुंह से पैदा हो गया, जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुआ, जो बैनिया है वो पेट से पैदा हुआ और जो तथाकथित शूद्र है वो पैर से पैदा हुए। तो ये इंसान पैदा करने की जो हिंदूवादी ग्रंथ हैं उनकी ये फिलॉसफी है। तो अब सवाल यह है कि इनके इस झूठ पाखंड को कैसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये जो झूठ ब्राह्मणवादी रूपी ये जो ढोंग पाखंड परोसा जा रहा है, उसके समाधान के रूप में हमारे पास आज हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर एक समाधान की बात है, एक मनुष्यता की बात है, एक समानता की बात है। अगर हम देश के लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणियों के बारे में अवगत करा पाए, तो जो हम स्लोगन लगाते हैं, हर अरदास के बाद स्लोगन लगाते हैं, राज करेगा खालसा, तो राज खालसा कैसे करेगा? क्या स्लोगन लगाने से खालसा राज करेगा कि प्रयास करने से खालसा राज करेगा? तो अगर हमें इस देश में खालसा राज, बेगमपुरा खालसा राज लाना है, तो ब्राह्मणवाद के आधार पर जिन्हें इंसानियत से दूर कर दिया गया है उनको इंसान बनाना पड़ेगा, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, तब हम इस सपने को, गुरुओं के इस सपने को साकार करने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। डेमोक्रेसी, वी आर नाउ लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इस देश में जो लोकतंत्र के नाम की एक व्यवस्था है, उसके 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चारों पिलरों में मुट्ठी भर सिर्फ इस देश में जो 3% ब्राह्मण है उनका कंट्रोल है। और जबकि लोकतंत्र कहता है बहुमत का शासन, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, लेकिन यहां भारत में जो लोकतंत्र है वो काम कैसे कर रहा है? ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों द्वारा शासन। यानी मुट्ठी भर लोग इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। जबकि अगर हम देखें तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी 36 भगत गुरुओं की वाणियां समाहित है। हम बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम बहुमत हैं, इसके बावजूद भी हम रूल्ड हो रहे हैं। यहां पंजाब की अगर आप बात करें तो आज जो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं
वो इनडायरेक्टली कहां से संचालित होते हैं आप सब जानते हैं। उनका अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं है। इससे पहले जो सरकारें थी उसके विषय में भी आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो इनडायरेक्टली पंजाब को भी, जहां हमारे गुरुओं का, भक्तों का एक लंबा कार्यकाल रहा, वहां भी आज इनडायरेक्टली ब्राह्मणवादी ताकतें रूल करती हैं। तो इस तरीके से अगर इस देश से मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी लोगों की जो सत्ता है उसको खत्म करनी है, तो हमें नौबे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के रास्ते पे चलना होगा। हमें पंजाब से निकल के और पंजाब के बाहर के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। और हम सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी की बात क्यों करें, जो पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपने दौर में सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर तक उन्होंने सिखी का प्रचार प्रसार किया। तो जब हमारे गुरु उस दौर में इतनी दूर दूर तक मानवता की बात लेके जा सकते थे, तो आज तो हमारे पास बहुत साधन संसाधन है। तो हमें बहुमत बनाने के लिए, हमें गुरुओं की शिक्षाओं से बहुमत को जोड़ने के लिए यहां से निकलना पड़ेगा, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे हाथों में एक किताब है, किताब का टाइटल है फूल जो लहू में खिले। इसके मूल राइटर हैं भजन सिंह जी। वो सिखी को जो निम्न से निम्नतम लोग माने गए हैं, उनकी नजरों से वो देखते हैं कि जो जाति के आधार पे तोड़े गए, जात के आधार पे अपमानित किए गए लोगों के लिए सिख इतिहास किस तरीके से उनकी मानवता और स्वाभिमान सुरक्षा की बात करता आया है। तो इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन करके हम इसे गैर सिखों में वितरित करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे गुरुओं का जो बलिदान है, हमारे गुरुओं का जो संघर्ष है, उसके विषय में जान सके। तो भाई भजन सिंह के साथ ही कनाडा में रह रहे भाई तेजेंद्र सिंह जी भी ऐसे इस मिशन में सहयोग कर रहे हैं। बाबा जीवन सिंह जी ने कहा है, अब सिंहों का राहित सुनो। सिंह को युद्ध को ध्यान में रखते हुए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जब कोई पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है, तो सिंह को अपना दुख भूलकर दूसरों का दुख दूर करना चाहिए। ऊंच नीच जात पात का भेद ध्यान में न रखते हुए सिंह को सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान समझना चाहिए। ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और रीति रिवाजों को त्याग कर एक सिंह को गुरु के विचारों पर चलकर मुक्ति की तलाश करनी चाहिए। तो वैसे तो आजकल यहाँ बहुत सारे सिंहों के अंदर ब्राह्मणवाद को प्रत्यारोपित करने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे दौर में हमारे इस डेरे के बाबा जी से अभी 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई और पता चला कि आप जैसे लोग भी हैं जो गुरुवाणी के हिसाब से आचरण करते हैं, लोगों को गुरुवाणी का सही मतलब सिखाने का काम कर रहे हैं। तो इसकी आज सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हमारी विरोधी ताकतें हैं वो लगातार हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम करती हैं, लगातार उन्हें प्रदूषित करने का, उनका जो दिमाग है वो प्रदूषित करने का काम कर रही हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग भी उधर नॉन सिखों में काम कर रहे हैं, गुरुओं की बानी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलजुल के ऐसे आगे भी इस कारबा को बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।